नमस्कार, आदाब दोस्तों। आप सभी का वेलकम है आज की क्लास में। आज हम यूनियन टेरिटरीज़ को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एडमिनिस्टर करती है। देखो, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक फेडरलिज़्म का पार्ट है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल कर के पूरी हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसको एडमिनिस्टर करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अपने जो स्टेट्स की एरियाज़ है, रीजन्स हैं, उनमें एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करती हैं, लागू कराते हैं पूरे कंट्री में। हालाँकि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनमें सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है उन रीजन्स को। जैसे न्यू दिल्ली हो गई या पुडुचेरी या अंडमान एंड निकोबार हो गए। इन रीजन्स में, इन एरियाज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन जो है, वो एडमिनिस्टर करती है प्रेसिडेंट के थ्रू। स्टेट्स आर मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद सेंटर। जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पावर शेयर करती हैं, वो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन-सा शेड्यूल जो है, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ड्यूटीज़ आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। देयर एग्जिस्टेंस कंस्टिट्यूट अ conspicuous departure फ्रॉम फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया में फेडरल सिस्टम एज वेल एज यूनिटरी सिस्टम, दोनों तरह के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यूनियन टेरिटरीज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ये दर्शाता है कि हमारी कंट्री जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और उसके साथ साथ जो है फेडरल फीचर्स भी है हमारी कंट्री में। जैसे स्टेट्स गवर्नमेंट पावर शेयर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। आर्टिकल 1 जो है हमारी इंडिया की टेरिटरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक स्टेट्स में, दूसरी यूनियन टेरिटरीज में और तीसरी जो है एक्वायर्ड टेरिटरीज में। यानी कि वैसी टेरिटरीज जो किसी दूसरे कंट्री की है, लेकिन बाद में उसे इंडिया ने एक्वायर कर लिया है, उसको एक्वायर्ड टेरिटरीज बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी कैसे इवॉल्व होकर के आया? यूनियन टेरिटरी कैसे इवॉल्व होकर के आया? ब्रिटिश रूल के दौरान जो ये एरियाज जो थे, जो अभी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। प्री इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले, इन एरियाज को चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहा जाता था। प्रोविंसेस जो है वो बाद में स्टेट्स बनी। और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 का, उसमें पार्ट सी और पार्ट डी कैटेगरीज के जो एरियाज थे, उनको पार्ट सी और पार्ट डी में रखा गया, जो कि यूनियन टेरिटरीज बाद में जाकर के बने। और 1956 में ये जो पार्ट सी और पार्ट डी जो कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स थे, इनको हटा करके 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन एरियाज को यूनियन टेरिटरीज कहा गया। जो पार्ट सी और पार्ट डी में बाकी जो स्टेट्स थे, एरियाज थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये उस समय पार्ट सी और पार्ट डी के पार्ट थे।
जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर करती थी, लेकिन बाद में ये राज्य बने। 2019 में जो है, जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था, उसको बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनाए गए। एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरी जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरीज़ की क्रिएशन के लिए क्या औचित्य है? यानी कि क्या कारण थे यूनियन टेरिटरीज़ को क्रिएट करने का? जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए क्रिएट किया गया। कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस यानी कि कल्चरली ये जो पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, अंडमान एंड दीव थे, ये कल्चरली डिफरेंट थे बाकी स्टेट से, इसलिए इनको यूनियन टेरिटरीज़ बनाया गया। पुडुचेरी जो है हमने फ्रांस से एक्वायर किया आज़ादी के बाद, और दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को भी आज़ादी के बाद हमने पुर्तगाल से एक्वायर किया था हमने। जो अंडमान एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और जो लक्षद्वीप है, इसको स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से यूनियन टेरिटरीज़ बनाया गया। क्योंकि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये बे ऑफ बंगाल में इंडिया की खास इम्पोर्टेंस रखते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, या ट्रेड, जो मैरीटाइम ट्रेड होते हैं उनको लेकर के। और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में हमारा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस दिखाता है। इसलिए इसको यूटीज बनाया गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं। कुछ जो एरियाज़ थे जैसे मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, उनको स्पेशल केयर और ट्रीटमेंट दिया गया, क्योंकि ये काफ़ी बैकवर्ड थे और इनके में जो पॉपुलेशन निवास कर रहे थे, वो ट्राइबल लोग थे। ये स्टेट्स जो है बाद में राज्य का दर्जा मिला इन एरियाज़ को। 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसने लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया। पहली की जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स जो थी, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया। एक यूटी ऑफ लद्दाख और दूसरा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर का प्रोविज़न किया गया, यानी कि उसकी विधानसभा होगी जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन लद्दाख में कोई भी लेजिस्लेचर नहीं होगा, विधानसभा नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाने के पीछे औचित्य ये था, कारण ये था कि इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी जो है अनस्टेबल रीजन रहता है। यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपने अधीन जो है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन रखा 2019 में। और लद्दाख जो है वो काफ़ी लार्ज एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम है। यानी कि स्पार्सली पॉपुलेशन है, कहीं-कहीं पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेशन नहीं है। वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन है, काफ़ी ज़्यादा जो है ये टेरेन जो है, यानी कि यहाँ की एरियाज़ जो है इनएक्सेसिबल हैं, रोड्स नहीं हैं, माउंटेन पठारी एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ के लोगों का भी एस्पिरेशन था, माँग थी कि इनको एक अलग जो है एरिया बनाई जाए, लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग की जाए। इन यहाँ के जो निवासी थे उनके कई वर्षों से ये माँग चल रही थी। हालाँकि जब से ये यूनियन टेरिटरीज़ बनी है, लद्दाख को जब से जम्मू एंड कश्मीर से अलग किया गया है, तो लद्दाख के पीपल जो हैं माँग कर रहे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल 6th शेड्यूल में रखा जाए लद्दाख को, जिससे कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऑटोनॉमी मिले। 6th शेड्यूल में जो भी एरियाज़ रखे जाते हैं, रीजन्स रखे जाते हैं, उनको ऑटोनॉमी मिलती है। उनके खुद की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है,
जो इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, जो वो खुद से एडमिनिस्ट्रेट करती है अपने रीजन्स में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा दखल नहीं होता है। हालाँकि लॉज़ बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट 6 शेड्यूल के एरियाज़ में इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन जनरली ये नहीं करती है। इन एरियाज़ में ट्राइबल पॉपुलेशन को देख करके इनको खुद की रूल्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी एक्टिविटीज़ है, ये लोग खुद से बनाते हैं। यूनियन टेरिटरीज़ की बात जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में मेंशन किया गया है। पार्ट 8 जो है आर्टिकल 239 से लेकर के 241 तक कवर करता है। Even though all union territories belong to one category, there is no uniformity in their administration. जितने भी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं अभी फ़िलहाल हमारी कंट्री में, और ये 8 यूनियन टेरिटरीज एक ही नाम से जाने जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज के नाम से। हालाँकि आठों में जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी प्रोविज़न्स हैं, वो अलग-अलग है इन आठों स्टेट्स और इन आठों यूटीज़ में। हालाँकि जो स्टेट्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो टोटल हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, उनमें यूनिफ़ॉर्मिटी दिखती है एडमिनिस्ट्रेशन में। यानी एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक गवर्नर होता है, उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उनका एक हाई कोर्ट होता है। ये सारी चीज़ें स्टेट्स में यूनिफ़ॉर्मली देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। हर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, हर यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी यूनियन टेरिटरी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। यूनियन टेरिटरीज़ को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करते हैं। वो भी उनके द्वारा एक अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो उस पार्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज़ को एडमिनिस्टर करता है, वहाँ की पॉलिसी एक्टिविटीज़ को देखता है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये बिल्कुल प्रेसिडेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं। ये गवर्नर की तरह नहीं होते हैं। जैसे स्टेट में गवर्नर होते हैं, जो कि हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वैसे ये जो यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बिल्कुल ही गवर्नर की तरह नहीं होते हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एजेंट होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की एंड नोमेनक्लेचर क्या है? जो यूनियन टेरिटरीज़ को हेड करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर क्या-क्या है? जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इन पाँचों जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। और ये जो यूटीज़ हैं, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये एक ही है। इन तीनों यूटीज़ में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से ही जाना जाता है। प्रेसिडेंट जो है, अपॉइंट कर सकते हैं किसी गवर्नर को, किसी यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। जो भी यूनियन टेरिटरीज़ उस स्टेट के आस-पास होती हैं, उस गवर्नर को उस यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है, वो जो गवर्नर जो है, वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, इस यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। जैसे पंजाब के जो गवर्नर हैं, वो चंडीगढ़ के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यानी कि जब चंडीगढ़ से को जब एडमिनिस्टर करने की बात आएगी, तो पंजाब के जो गवर्नर हैं, जो पंजाब के स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके एड एंड एडवाइस पे काम नहीं करेंगे, ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। जब चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे पंजाब के गवर्नर, तो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेजिस्लेटिव डिवाइड,
पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। इन तीनों जो यूटीज़ हैं, इनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। पुडुचेरी 1963 में बना, दिल्ली जो है 1992 में, जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी 2019 में बना। The establishment of these institutions does not diminish the supreme control of the president and parliament over them. प्रेसिडेंट जो है अभी भी सर्वोपरि है पुडुचेरी के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित और जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली होने के बावजूद भी प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट जो है इन एरियाज़ पे, इन ड्यूटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल बनाए रखते हैं। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़ में, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव यूटी में, लक्षद्वीप यूटी में और लद्दाख जो यूटी है, इसमें डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कोई लोकल लेजिस्लेचर नहीं होता है, इंटायरली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर करती है। जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट वो अपने से कोई एक्ट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं। वो खुद से कोई एक्ट नहीं करते हैं। इन एरियाज़ को जो एडमिनिस्टर किया जाता है, वो प्रेसिडेंट करते हैं, हालाँकि उनके पीछे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस और उनकी मदद करते हैं। पार्लियामेंट की सुपरमेसी रखी गई है इन एरियाज़ में को एडमिनिस्टर करने के लिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक एनी लॉ इन एनी सब्जेक्ट ऑफ 3 लिस्ट, इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट फॉर ऑल यूनियन टेरिटरीज़। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 8 जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, वो तीनों सब्जेक्ट में जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, तीनों लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन तीनों सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉज़ बना सकती है यूनियन टेरिटरीज़ के संदर्भ में। पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर में जो पार्लियामेंट है, वो तीनों में तो बना सकता है, लेकिन जो इनकी पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉज़ बना सकती हैं। यूनियन लिस्ट पे तो स्टेट इनकी असेंबली नहीं बना सकती है। हालाँकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी तीनों लिस्ट पे लॉज़ बना सकती है। दिल्ली में जो है, दिल्ली में इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में लॉज़ बना सकती हैं, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के संबंधित दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो लॉज़ नहीं बना सकती है। ये उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज़ बनाती है इन तीनों के रिगार्डिंग। जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास कोई सॉरी उनके पास कोई पुलिस रिलेटेड और पब्लिक ऑर्डर रिलेटेड कोई पावर्स नहीं होते हैं। प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन, प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस जिनका सेम फोर्स होगा एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट के एक्ट का पावर होता है, सेम फोर्स होगा प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी रेगुलेशंस बनाए गए हैं फॉर पीस प्रेफरेंस, फॉर पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए। अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख, इनके लिए प्रेसिडेंट रेगुलेशन बना सकते हैं तभी जब जो है ये सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड हो। फॉर पुडुचेरी के लिए ओनली व्हेन असेंबली इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में।
जो आर्टिकल 233 सॉरी 239 ए को मेंशन किया गया है। इसके तहत जो है 239 ए के तहत जो दिल्ली है उसको रीडिजिग्नेट किया गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। और जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसको डिजिग्नेट किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली को एडमिनिस्टर करते हैं। दिल्ली के पास अपनी एक लेजिस्लेचर होती है जिसमें 70 मेंबर्स होते हैं जिनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और ये जो लेजिस्लेचर है वो स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के को छुड़ा करके। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में, इनमें लॉज बना सकती हैं। हालाँकि इन 3 एरियाज़ में दिल्ली की लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकती। 10% की रूल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो सीट है, स्ट्रेंथ है, उसको फिक्स कर दिया गया है 10% ऑफ द असेंबली स्ट्रेंथ। असेंबली की स्ट्रेंथ है 70 और इसका 10% हो जाएगा 7, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है दिल्ली में 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसमें एक चीफ मिनिस्टर होते हैं और 6 अदर मिनिस्टर्स होते हैं। एक ध्यान देने वाली योग्य बात है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट नहीं करते हैं। यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं करते हैं। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। और जो भी मिनिस्टर्स हैं वो अपनी ऑफिस को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब तक प्रसन्न है मिनिस्टर से तब तक वो ऑफिस में बने रहते हैं। यानी कि जब तक ये मेंबर्स अपना कॉन्फिडेंस बनाए हुए हैं लेजिस्लेचर में, दिल्ली के लेजिस्लेचर में, तब तक ये जो है मिनिस्टर्स बने रहेंगे। डिस्प्यूट मैकेनिज्म क्या है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड मिनिस्टर। लेफ्टिनेंट गवर्नर रिफर्स मैटर टू द प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन। जब भी मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में किसी भी मैटर को लेकर के डिफरेंसेस उत्पन्न हो जाते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उस मैटर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड करने के लिए भेजते हैं। जिस तरह से प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन प्रेसिडेंट लेते हैं उन डिसीजन के अनुसार लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एक्ट करते हैं। फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आर्टिकल 239 ए बी में दिया गया है। अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस हैं उसके आधार पे अगर यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर नहीं किया जा रहा है, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है सारे ऑपरेशन को सस्पेंड करके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देते हैं उस यूनियन टेरिटरी में। ये जो है आर्टिकल 356 की तरह रिजेंबल करता है। जैसे 356 में अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे स्टेट्स को नहीं चलाई जा रही हैं, तो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को इसको रिपोर्ट करते हैं और जो प्रेसिडेंट है गवर्नर के रिपोर्ट पे उन जो स्टेट्स हैं उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। सेम उसी तरह से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं अगर यूनियन टेरिटरी संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो। और प्रेसिडेंट जो है उस यूनियन टेरिटरीज में प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। ऑर्डिनेंस का प्रोमulgेशन किस तरह से है? जब भी असेंबली जो है किस भी यूटीज में अगर असेंबली है, अगर वो असेंबली रिसेस में है यानी कि उसका सेशन नहीं चल रहा है, उस सिचुएशन में
लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकते हैं, और ये जो ऑर्डिनेंसेस जारी किए जाते हैं, उनका सेम फोर्स होता है जब कोई असेंबली का एक्ट जारी किया जाता है, उसी तरह का पावर होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डिनेंस के। अगर कोई भी ऑर्डिनेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पास किया है, उसको जैसे ही असेंबली अपनी असेंबली रीअसेंबल होती है, उसको 6 वीक्स के अंतर्गत उसको अप्रूव करना होता है। अगर वो अप्रूव नहीं होता है, तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो लैप्स कर जाता है। ये ऑर्डिनेंसेस जारी नहीं किए जा सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, अगर असेंबली जो है डिसॉल्व और सस्पेंडेड हो गई है। यानी असेंबली का अगर 5 ईयर टर्म खत्म हो गया है, या असेंबली अगर किसी भी कारण वजह से सस्पेंड हो गई है, उस सिचुएशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते हैं। नो ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमulgated और withdrawn विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई ऑर्डिनेंस ही जारी करना है किसी यूटी के लिए, तो उसको जारी करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को या उस यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर को प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेना होता है। जुडिशियल कैपेसिटी, यानी जो यूनियन टेरिटरी जो है, कौन सी यूनियन टेरिटरी किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आती हैं। जैसे पुडुचेरी है, वो मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। पुडुचेरी का कोई भी जुडिशरी रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, वो मद्रास हाई कोर्ट के पास जाती है। लक्षद्वीप जो है, उसको केरला हाई कोर्ट कवर करता है। पंजाब एंड हरियाणा जो है, वो चंडीगढ़ के डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है, इसकी जुडिशियल एक्टिविटीज़ बॉम्बे हाई कोर्ट देखती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की एक्टिविटीज़ को कलकत्ता हाई कोर्ट देखती है। एकमात्र ही ऐसा दिल्ली एकमात्र ही ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास खुद की अपनी हाई कोर्ट है, जिसको 1966 में गठित किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर जो है और लद्दाख जो है, इन दोनों के लिए कॉमन हाई कोर्ट है, जिसको हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, ये कॉमन हाई कोर्ट है दोनों यूटी के लिए। यूनियन होम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, वो सारे लेजिस्लेचर फाइनेंशियल सर्विसेज को हैंडल करती है। एडवाइजरी कमेटी होती है यूनियन टेरिटरीज की। ये जो 6 यूनियन टेरिटरीज है विथआउट जो लेजिस्लेचर्स के हैं, जो भी 6 यूनियन टेरिटरीज, उसके लिए सेपरेट एक एडवाइजरी फोरम्स है, जिसको यूनियन होम मिनिस्ट्री चेयर करते हैं। होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी होती है, और एक जो होती है एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी कमेटी, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर जो है एडमिनिस्ट्रेटर चेयर करते हैं। यूनियन टेरिटरीज में 2 तरह की एडवाइजरी कमेटी होती है। एक होती है होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी, जिसको यूनियन होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, और दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी कमेटी, जिसको उस यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो चेयर करते हैं। स्टेट वर्सेस यूनियन टेरिटरीज में क्या डिफरेंसेस है? जैसे स्टेट्स का सेंटर के साथ क्या रिलेशनशिप है, फेडरल रिलेशनशिप है। और यूनियन टेरिटरीज का क्या रिलेशन है सेंट्रल के साथ, यूनिटरी रिलेशन है। यानी कि यूनिलेटरली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करती है। पावर डायनेमिक्स, सेंटर और स्टेट्स जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 7th शेड्यूल के अंतर्गत। ये यूनियन टेरिटरीज हैं, डायरेक्ट कंट्रोल किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट्स जो है खुद की ऑटोनॉमी होती है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। हालांकि यूनियन टेरिटरीज की अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है।
ये जितने भी स्टेट्स हैं उनमें एक यूनिफ़ॉर्मिटी दिखती है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। यूनियन टेरिटरीज़ में कोई यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती है। हर यूनियन टेरिटरीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरे यूनियन टेरिटरीज़ से बिल्कुल ही डिफरेंट है। स्टेट्स के जो एग्ज़ीक्यूटिव हेड हैं, वो गवर्नर होते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ़ द स्टेट कहा जाता है। जो यूनियन टेरिटरीज़ के एग्ज़ीक्यूटिव हेड हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर कहा जाता है। स्टेट लिस्ट पे जो है, वो पार्लियामेंट लॉज़ नहीं बना सकती हैं। हालाँकि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में पार्लियामेंट स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें लॉज़ बना सकती हैं। अगर राज्यसभा जो है कोई बिल पारित करे स्टेट लिस्ट के संबंध में, उस मैटर पे पार्लियामेंट लॉज़ बना सकती है। स्टेट लिस्ट हो या कंकरेंट लिस्ट हो या यूनियन लिस्ट हो, इन लिस्ट पे पार्लियामेंट जो है, इन तीनों लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉज़ बना सकती है। आर्टिकल 239 ए में स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है यूनियन टेरिटरीज में, उसको 239 ए बी के अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। ऑर्डिनेंसेस जो है एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कब जारी किए जाएंगे, उसका जो है मेंशन आर्टिकल 239 बी में किया गया है। हाई कोर्ट्स जो है यूनियन टेरिटरीज के लिए आर्टिकल 241 में मेंशन किया गया है, और ये जो आर्टिकल 242 है, इसको रिपील्ड किया गया है, क्योंकि कुर्ग जो है, जो वेस्ट बंगाल एरियाज में कुर्ग स्टेट पड़ता है, उसको रिपील करके दिया गया था आर्टिकल 243 सॉरी 242। प्रीलिम्स से संबंधित कौन-कौन से फैक्ट्स हैं? जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये यूपीएससी के द्वारा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। स्टेटमेंट 2 जो है, द क्रिएशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली इन पुडुचेरी diminishes parliament's power to make laws on the state list for the territory। जो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में जो उस यूटी की खुद की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके होने की वजह से क्या जो पार्लियामेंट का पावर जो है स्टेट लिस्ट में लॉज बनाने का, क्या वो कम हो जाती है? बिल्कुल ही नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। पार्लियामेंट सुप्रीम पावर रिमेन कंप्लीटली अनअफेक्टेड, यानी कि पार्लियामेंट अगर स्टेट के लिस्ट के सब्जेक्ट पे अगर लॉज बनाए और ये जो यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाए, तो जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉज बनाई गई हैं, वो प्रिवेल करती हैं। द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरीज इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट लाइक अ गवर्नर। ये बिल्कुल सही बात है। यूनियन टेरिटरीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं होते हैं। जो जैसे कि किसी एक स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, वो हेड ऑफ अ स्टेट होते हैं। इसके बिल्कुल ही विपरीत जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी हैं, वो उसके हेड ऑफ स्टेट नहीं होते हैं। दे आर एक्सप्लिसिटली एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो प्रेसिडेंट के एजेंट होते हैं। ऑलवेज वेरीफाई द 3 एक्सेप्शंस फॉर दिल्ली असेंबली। दिल्ली असेंबली जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के संबंधित लॉज नहीं बना सकती हैं। ये उनकी डोमेन से बिल्कुल ही बाहर है। ये पार्लियामेंट का डोमेन है ये तीनों। मेन से संबंधित ये जो टॉपिक दिया गया है, असिमेट्रिक फेडरलिज्म, यूनिटी टिल्ट एंड डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन। Duties are not merely administrative zones, they are constitutional pressure valves designed to balance national security, integration and local uniqueness। ये बिल्कुल सेफ्टी valve की तरह काम करता है। नेशनल सिक्योरिटी को बैलेंस करने के लिए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को देखने को मिलता है। इस एरियाज़ में यूटी बनाना बिल्कुल ही
लाज़मी था, इसलिए 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया। कुछ रीजन जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनको इंटीग्रेशन करने के लिए यूटीज़ बनाई गई हैं। आज की लेक्चर में बस इतना ही, कल के लेक्चर में हम जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ यानी शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को कल की हम क्लास में शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 को कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज़ क्लास। हैव अ ग्रेट डे अहेड।